नया हेडिंग है, शिफ्ट डालना एंड रोटेशन। तो कब शिफ्ट होता है, कब रोटेशन होता है पीपीसी, वो मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने जो तुम्हें टॉपिक बताया वो थोड़ा सा शिफ्ट के बारे में बताया, तो कैपिटल ए टॉपिक डालो, चेंज इन रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे या फिर रिसोर्सेस डिक्रीज होंगे। मतलब या तो रिसोर्सेस में बढ़ोतरी होगी या फिर रिसोर्सेस में कमी होगी, या तो रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे या फिर रिसोर्सेस डिक्रीज होंगे, दो ही बातें हो सकती हैं, है ना। तो अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा हैं तो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो पीपीसी कहां पर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड। ठीक है। अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो हम कम प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम पॉसिबिलिटी होगी, और कम पॉसिबिलिटी होगी तो कहां पर शिफ्ट करेगा पीपीसी, लेफ्टवर्ड। ठीक है। तो पहले चेंज इन रिसोर्सेज में लिखो, थोड़ा सा लिखो, if resources are increased, if resources are increased we can produce more goods। तब हम ज्यादा बना सकते हैं ना, अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम ज्यादा बना पाएंगे। if resources are increased we can produce more goods। if resources are increased we can produce more goods, we can produce more goods। तो तुम बताओ मुझे पीपीसी कहां पर शिफ्ट करता है, राइटवर्ड। तो लिखो पीपीसी शिफ्ट टू द राइट साइड, पीपीसी शिफ्ट टू द राइट साइड। कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड। पीपीसी शिफ्ट टू द राइट साइड। अब इसी में लिखो इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं, सीधी सी बात है, रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं तो रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं। इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड वी कैन प्रोड्यूस। तो क्या अब हम ज्यादा बनाएंगे, नहीं, अब हम कम बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास उतनी मशीनें है ही नहीं। पहले हमारे पास 25 मशीन थी, अब हमारे पास सिर्फ 10 मशीनें हैं, तो हम कम बनाएंगे। इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस वी कैन प्रोड्यूस लेस गुड्स, वी कैन प्रोड्यूस लेस गुड्स। तब हम कम बना पाएंगे, वी कैन प्रोड्यूस लेस गुड्स। पीपीसी शिफ्ट टू दी लेफ्ट साइड, इस केस में पीपीसी कहां पर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड। पीपीसी शिफ्ट टू दी लेफ्ट साइड, पीपीसी शिफ्ट टू दी लेफ्ट साइड। तो देखो अब ड्रॉ करना है, ये पहले वाला तो कुछ भी ड्रॉ नहीं करना था, अब तुम्हें प्रॉपर ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये ओरिजिनल पीपीसी था। नेम दे दो इसको एक ए बी। अब देखो अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो तुम ज्यादा बनाओगे, ज्यादा बनाओगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहां पर शिफ्ट हो गया, राइट साइड। मतलब ये वाला पीपीसी कब बनेगा, लिखना व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीज, ठीक है। और ये वाला पीपीसी कब बनेगा, ये वाला पीपीसी तब बनेगा, इसको नीचे लिख लेना, व्हेन रिसोर्सेज रिड्यूस्ड। मतलब जब रिसोर्सेज कम हुए तो कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड, दिस। और जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो कहां पर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड, इस तरह से।
तो इस डायग्राम को अब तुम प्रॉपर नोट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, रिसोर्सेज बढ़ने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और रिसोर्सेज कम होने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी बढ़ेगी तो कभी कम होगी, ठीक है। तो शिफ्ट हुआ है मतलब पीपीसी या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। यहां पर लिख लेना, यहां पर गुड 1 दिखाई गई है मतलब गुड वाई, और यहां पर गुड 2 दिखाई गई है मतलब गुड एक्स। तो यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं गुड एक्स। तुम लोग थोड़ा छोटा लिख लेना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये तो था शिफ्ट, है ना, जब हमने क्या चेंज करे थे, रिसोर्सेस। लेकिन जरा सोचो, क्या प्रोडक्शन सिर्फ रिसोर्स से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेबर है, रिसोर्स है, मशीन है, रिसोर्स है, लैंड है, रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है, रिसोर्स है। लेकिन इन सब के अलावा एक दो चीजें ऐसी हैं जो प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्या क्या कहते हैं उसको हम? टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताओ, क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती? क्या आज हम उसी टेक्नोलॉजी से अपने प्रोसेस करते हैं, अपने प्रोडक्शन करते हैं जो टेक्नोलॉजी 1950s में इस्तेमाल करते थे, 1960s में इस्तेमाल करते थे? नहीं, आज की टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले कई ज्यादा एडवांस है और ये भी तो हो सकता है आज के 20 साल बाद और ज्यादा एडवांस हो जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी तो हो सकती है। आज अगर हमारे पास इस तरह की मशीनें हैं, ऐसी एडवांस मशीनें हैं जो 1 घंटे में 100 शर्ट तैयार करती है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी मशीनें तैयार हो जाएं जो 1 घंटे में 1000 शर्ट तैयार कर पाए, हो सकता है ना। तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती है। अब देखना ये, मान लो तुम यहाँ पर, मान के लो मैंने शुरू से यही बताया है कि हम 2 तरह के गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे तो कई तरह का प्रोडक्शन होता है, रियल में कोई 2 तरह के गुड का प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है, रियल में तो कई सारी गुड्स होती हैं। लेकिन पढ़ाई के हिसाब से हम सिर्फ कितनी गुड्स मानकर चल रहे हैं? 2। तो माना कि चलो टेक्नोलॉजी क्या कर गई? इंप्रूव, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी में अगर सुधार होता है तो किस तरह से होगा? हो सकता है जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है वो एक्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, एक्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, वाई के लिए एफिशिएंट नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो एक्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट है और वाई के लिए इतनी एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उस टेक्नोलॉजी से एक्स की बढ़ रही है ना, उतना प्रोडक्शन हम वाई का नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है और ज्यादा किफायती तरीके से हो पा रहा है, जबकि वाई का उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये होता है एफिशिएंट का मतलब। तो मुझे बताओ, अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वाई का नहीं बढ़ रहा है, तो शिफ्ट जो होगा एक्स का होगा या वाई का होगा? एक्स का होगा ना। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, ये ओरिजिनल पीपीसी था, यहां पर गुड एक्स था और यहां पर गुड वाई था। मैंने क्या बोला है? एक्स का प्रोडक्शन एफिशिएंट है, मतलब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वाई का नहीं बढ़ रहा है। तो देखो कैसे होगा, पीपीसी रोटेट करेगा और कैसे रोटेट करेगा? देखो वाई का तो इतना ही रहेगा लेकिन एक्स का बढ़ गया। पहले एक्स की वो कितनी क्वांटिटी बना रहा था? x1, और अब एक्स की कितनी क्वांटिटी बनाएगा? x2। उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया ना, लेकिन सिर्फ किसका बढ़ाया है? एक्स का, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसके लिए एफिशिएंट है? एक्स के लिए। तो मुझे बताओ, क्या ये कोई रूल है कि एक्स के लिए एफिशिएंट है? वाई के लिए भी तो हो सकती है। अब जरा देखो, अगर वो टेक्नोलॉजी वाई के लिए एफिशिएंट है और एक्स के लिए एफिशिएंट नहीं है, तो सिर्फ किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? वाई का। तो देखो ये इनका ओरिजिनल था, यहां पर कौन सी गुड दिखाई गई है? एक्स, और यहां पर कौन सी गुड दिखाई गई है? वाई। अब हमें सिर्फ किसका बढ़ाना है? वाई का, और एक्स का वही रखना है।
तो बोर्ड पे देखो x का तो उतना ही रहा लेकिन y का बढ़ गया। पहले y की कितनी क्वांटिटी बनाई जा रही थी y1 और अब y का क्या प्रोडक्शन होता है y2 जो कि पहले वाले से बहुत ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो किसके लिए एफिशिएंट है, गुड x के लिए या फिर गुड y के लिए। अगर गुड y के लिए एफिशिएंट है तो y का शिफ्ट होता है बस, और x के लिए एफिशिएंट है तो x का। एक तीसरा केस भी तो हो सकता है, क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो दोनों के लिए एफिशिएंट हो, है ना। क्या पता ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो जिससे हम x का प्रोडक्शन भी बढ़ा पा रहे हैं और y का भी प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर x और y दोनों का बढ़ रहा है, ये था ओरिजिनल, अगर x का भी बढ़ रहा है y का भी बढ़ रहा है, देखो बोर्ड पे x का पहले प्रोड्यूस कर रहे थे x1, y का प्रोड्यूस कर रहे थे y1, अब x और y दोनों का बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ दोनों का बढ़ाएंगे ना, बढ़ गया, x का भी हो गया x2, y का भी हो गया y2। क्लियर। तो 3 से ऊपर कोई केस नहीं हो सकते, अगर हो सकते हैं तो मुझे जरूर बताना। अब हम इन तीनों केस को एक्सप्लेन करेंगे और ये तीनों केस किस में आएंगे, चेंज इन टेक्नोलॉजी में। तो तुम कैपिटल ए के बाद अगला टॉपिक डाल सकते हो कैपिटल बी, जिसमें तुम्हें लिखना है चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो लिखो चेंज इन टेक्नोलॉजी के लिए ये वाले दोनों केस तो एक साथ लिखने हैं, एक्स के फेवर में वाई के फेवर में, ये वाला केस अलग से लिखना है। अभी ड्रॉ कुछ भी नहीं करना है, पहले लिखना है। तो लिखो इफ टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट फॉर कॉमोडिटी एक्स, इफ टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एफिशिएंट की स्पेलिंग, इफ टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट फॉर कॉमोडिटी एक्स, मतलब अगर टेक्नोलॉजी किसके लिए एफिशिएंट है, कॉमोडिटी एक्स के लिए, तो सिर्फ किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स का। इज एफिशिएंट फॉर कॉमोडिटी एक्स देन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, देन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड एक्स का, then production of good X increases। लिखो if technology is efficient for commodity Y, if technology is efficient for commodity Y, मतलब अगर टेक्नोलॉजी किसके लिए एफिशिएंट है, कॉमोडिटी Y के लिए, तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉमोडिटी Y का बढ़ेगा, है ना। If technology is efficient for commodity Y, commodity का मतलब होता है गुड, है ना। If technology is efficient for commodity Y, then production of good Y increases, then production of good Y increases। अब मैं इनको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं दोबारा से, तो तुम उन दोनों डायग्राम को इसके नीचे ही ड्रॉ कर लेना। तो अब ड्रॉ कर सकते हो तुम, यहां पर वाई एक्सिस, यहां पर एक्स, यहां पर गुड एक्स दिखाई गई है, यहां पर गुड वाई दिखाई गई है, ठीक है। दोनों तरह की गुड्स मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, रिप्रेजेंट कर ही दिया है। ये इनका ओरिजिनल है, ठीक है। ये मैंने x का बढ़ा दिया, बोर्ड पे देखो x से क्या हो गया, x1 हो गया। बताओ x की यूनिट इंक्रीज हुई है ना, पहले वे प्रोड्यूस कर रहा था x, अब x से क्या प्रोड्यूस करेगा, x1। क्या y में चेंज हुआ है, y में कोई चेंज नहीं हुआ है, y का y है। तो इसको मैं कह सकता हूं ना इंक्रीज इन गुड x, है ना। तो ये किसके फेवर में, एफिशिएंट ऑफ x। अब एक और ड्रॉ करो, बिल्कुल इसी के अपोजिट ही तो बनाना है वो भी। देखो पहले x और y का ये था, अब ये हो गया y1, इसका मतलब ये हुआ ये जो गैप है यही तो कहलाएगा इंक्रीज इन गुड y। y जो हम बना रहे थे y का इंक्रीज हुआ है, लेकिन x का इंक्रीज हुआ है क्या,
नहीं, ठीक है। तो ये किसके लिए एफिशिएंट है? गुड वाई के लिए। और ये किसके लिए एफिशिएंट है? गुड एक्स के लिए। तो दोनों डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कर लो, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन्हें समझने में, ठीक है। बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आने चाहिए। अब इसी का जो तीसरा केस था कि हो सकता है टेक्नोलॉजी दोनों के फेवर में हो, एक्स के लिए भी एफिशिएंट हो, वाई के लिए भी एफिशिएंट हो, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। उस चीज को नोट में लिख लेते हैं, उस वाले केस को नोट में लिख लेते हैं। तो नोट के अंदर लिखो, मतलब अगर टेक्नोलॉजी दोनों के ही फेवर में हो तो लिखो, इफ टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट फॉर बोथ गुड्स, if technology is efficient for both goods, then it means that if technology is efficient for both goods, then it means that greater production of both, मतलब दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ता है। then it means that greater production of both goods, greater प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ता है निश्चित रूप से, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। और अगर दोनों का ही बढ़ रहा है तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, और कहां की तरफ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बताओ, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो मैंने भी बताया था राइटवर्ड, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, देन पीपीसी शिफ्ट टू द राइट साइड, then PPC shift to the right side, PPC shift to the right side, ठीक है। तो नोट कर लो, मैंने पहले भी बनवाया था, बहुत आसान है। ये ओरिजिनल वाला बनाना, ठीक है, और जो शिफ्ट वाला बनाओगे उसको डैश से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर तुम्हारा गुड वाई और यहां पर तुम्हारा गुड एक्स, ठीक है। ऊपर नेम दे देना वाई एक्सेस, दिस वन एक्स एक्सेस 0। तो यहां पर जो एरो बनाना है तुम्हें जरूर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीपीसी था वो शिफ्ट कर गया, और किस साइड शिफ्ट करा है? राइटवर्ड। तो ये था टॉपिक शिफ्ट एंड रोटेशन का, मतलब पीपीसी में कब शिफ्ट होता है और कब रोटेट करता है। रोटेट वाले वो दो केस थे अभी जो बताए थे मैंने। तो देखो, पीपीसी के बारे में काफी सारी बातें हमें पता चल गई हैं। पीपीसी एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। और ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वो इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कम कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है, और कई बार पूछा गया है पेपर में पीपीसी की प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना, गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, बट इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा जो पीपीसी कर्व होता है, बोर्ड पे देखो, जो पीपीसी कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो धीरे धीरे झुकता जा रहा होता है ना। तो ध्यान रखना, इसका जो स्लोप होता है, इसका जो ढलान होता है, स्लोप को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ढलान। इसका जो ढलान होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, धीरे 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 नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, और अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ। तो पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी यही है कि पीपीसी का जो स्लोप होता है वो स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड। और कई बार पेपर में आया कि इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, वाई, आखिर क्यों इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। मैं उसका एक रीजन बताता हूं। देखो, इसका एक सिंपल सा रीजन तुम्हें देना है कि क्यों होता है। मैंने बताया था ना, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो एक्स का बढ़ाने के लिए तुम्हें वाई का क्या करना पड़ेगा? कम, है ना।
ये बात है मैंने पहले ही बता दी है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। जब भी हमें एक का पढ़ाना है तो दूसरे का हमें क्या करना पड़ता है, कम। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव रिलेशन हुआ ना, एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का कम, दूसरे का बढ़ाने के लिए पहले का कम, नेगेटिव हो गया। बताए पॉजिटिव रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ऐसा, एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का बढ़ेगा, एक का कम करने के लिए दूसरे का कम करना पड़ेगा, मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का कम करना पड़ता है, और दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। जब भी दो के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है ना, तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये है इसका रीजन। जब भी दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, हमेशा स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। ये बात याद रखना, क्योंकि यही बात मैं तुम्हें चैप्टर 4 में बताऊंगा, डिमांड वाले में। ठीक है, और इसी तरह की बात है मैं सप्लाई में भी बताऊंगा। हालांकि सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन इसकी जरूरत वहां पर भी पड़ेगी। तो जब भी दो के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, मतलब एक का बढ़ाने से दूसरे का कम, दूसरे का बढ़ाने से पहले का कम, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है नेगेटिव रिलेशन। और नेगेटिव रिलेशन की वजह से हमेशा स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, हेडिंग सा बना दो तो ज्यादा अच्छा है, लिख देना डाउनवर्ड स्लोप। अब लिखो डाउनवर्ड स्लोप में, the slope of PPC is downward. The slope of PPC is downward from left to the right side. From left to the right side. From left to the right side. अब रीजन भी लिखो, क्यों लिखो, because both cannot be increased। क्या तुम दोनों को बढ़ा सकते हो, x को भी बढ़ा रहे हो y को भी बढ़ा रहे हो, नहीं। x को बढ़ाना है तो y को कम करना पड़ेगा, y को बढ़ाना है तो x को कम करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कैसे होते हैं, लिमिट में। तुम्हारे पास रिसोर्स ज्यादा नहीं कि तुम दोनों का बढ़ा सको, इसका बढ़ाना है तो उसको कम करो, इसको बढ़ाना है तो उसको कम करो। तो लिखो बिकॉज बोथ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, दोनों को नहीं बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज बोथ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अगर तुम x का बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें y का क्या करना पड़ेगा, कम। तो यही बात लिखनी है, बिकॉज बोथ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। टू इंक्रीज गुड x, मतलब अगर तुम्हें गुड x बढ़ाना है, टू इंक्रीज गुड x, टू इंक्रीज गुड x, we must reduce good y, we must reduce good y, we must reduce good y। ठीक है, तो हमें गुड y का क्या करना पड़ेगा, कम। इसी तरह से इसका अपोजिट केस भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर टिक कर लेना, कई बार सेपरेट भी आ चुकी है पेपर में और अक्सर पूछी जाती है। ध्यान रखना कि पीपीसी जो होता है वो हमेशा कॉनकेव होता है, पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, अभी मैं इसका मतलब बताता हूं। पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन, देखो जो कॉनकेव टर्म है ना, कॉनकेव जो टर्म है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है और एक साइंटिफिक टर्म है। साइंस में इसका मीनिंग अलग होता है, कॉनकेव का मैथमेटिकल में अलग मीनिंग होता है, और इकोनॉमिक्स में इसका अपना ही मीनिंग है। ठीक है, खैर जो इकोनॉमिक्स में इसका कंसेप्ट आया कॉनकेव का, वो मैथ्स के कंसेप्ट से ही आया है। तो मैं मैथ्स का कंसेप्ट तो मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि समझ में आएगा भी नहीं, 12th तक के लेवल में भी नहीं होती है कॉनकेविटी, ग्रेजुएशन के पार्ट में होता है कॉनकेव का पार्ट मैथ्स के अंदर। तो इसलिए बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, तो मैं इसलिए सिंपल सा लॉजिक देना पसंद करूंगा कॉनकेव के लिए। ध्यान रखना, कॉनकेव के लिए जब मैं बात करता हूं, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें x का बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का कम। अभी अभी मैंने इस वाले पॉइंट में ये बात करी थी, है ना।
तो ध्यान रखना कॉनकेव का भी मीनिंग इसी से मिलता जुलता। अब मैं बताता हूं कॉनकेव का मतलब क्या होता है। कॉनकेविटी का मतलब ये होता है, चलो ठीक है, एक्स का तुमने 2 यूनिट बढ़ाया, इसका 2 यूनिट बढ़ाने के लिए उसके तुमने 3 कम कर दिए। क्लियर? तुम्हारे मन में ये आया है और बढ़ाया जाए, एक्स और बढ़ाए। तो बताओ अगर तुम एक्स को और बढ़ाओगे, एक्स का तुम और बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें वाई का और कम करना पड़ेगा ना, और भी ज्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्स का और बढ़ाना चाहते हो, वाई का और ज्यादा कम करना पड़ेगा। मतलब एक्स जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या कम करना पड़ेगा, वाई कम करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्केविटी। यही कहलाती है कॉन्केविटी। एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का ज्यादा से ज्यादा कम करना पड़ता है हमें, फिर और बढ़ाने के लिए और कम करना पड़ता है। जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उसका उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कम। और तुम्हें याद हो तो पीपीसी में एक बात बताई थी, एक्स का तुमने मैक्सिमम बढ़ा दिया 100, तो वाई का क्या करना पड़ जाएगा, 0। मतलब सारी यूनिट तुमने एक्स की बना दी, तो वाई का क्या करना पड़ेगा, 0। सारे खत्म कर दिया। दैट इज कॉल्ड कॉन्केविटी। यही कहलाती है कॉन्केविटी। इकोनॉमिक्स में तो इसको ऐसे समझते हैं, मैथ्स में इसका कुछ और लॉजिक होता है। तो मैथ्स के लॉजिक को छोड़ो, पहले हम इस प्रॉपर्टी के लिए ए पॉइंट लिखेंगे, जिसमें मैं तुम्हें लिखाऊंगा कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है। और कॉन्केविटी के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। तो कॉन्केविटी का मतलब ये है, एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे की हमें मोर एंड मोर यूनिट्स रिड्यूस करनी पड़ती है। मोर एंड मोर का मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिट क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। उसकी एक यूनिट के चक्कर में इसकी कितनी यूनिट हमें बलिदान करनी पड़ती है। तो लिखो कॉन्केविटी के लिए, लिखो, इट मींस दैट एवरी एडिशनल यूनिट, इट मींस दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं एडिशनल, it means that every additional unit of good x produced, every additional unit of good x produced। तो बताओ हर एक एडिशनल यूनिट के लिए तुम्हें गुड वाई की मोर एंड मोर यूनिट क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस्ड, कॉमा, more and more of good y, more and more of good y is to be sacrificed। हमें क्या करना पड़ेगा, उनका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें गुड एक्स की बढ़ानी है तो। दिस इज कॉल्ड कॉन्केविटी। यही चीज क्या कहलाती है, कॉन्केविटी। Every additional unit of good x produced, more and more of good y is to be sacrificed, more and more of good y is to be sacrificed। तो अगर तुम्हें गुड एक्स का बढ़ाना है तो कुछ भी करके तुम्हें y की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, लगातार कम। ठीक है, एक रीजन तो ये हुआ। पीपी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, क्यों होता है कॉनकेव। तो ध्यान रखना, एक तो तुमने कॉनकेविटी की डेफिनेशन बता दी, एक पॉइंट और लिखना है। हालांकि उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, बस बी पॉइंट के अंदर वो पॉइंट लिख लो। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्केविटी की डेफिनेशन के बाद बी पॉइंट में लिखो। तो मैंने बताया था ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ये हमेशा इंक्रीज करती है। किसी भी चीज को बनाने की जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये मत सोचो कि ये क्या चीज है, और मैंने समझाया भी नहीं है अभी। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इस टॉपिक के बारे में अभी नेक्स्ट आगे आने वाला है। ठीक है, ये जो टॉपिक है अभी ये इलेबोरेट होगा आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, तब तुम्हें ये बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। बस इतनी सी बात जरूर समझ लो कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, बोर्ड पे देखो MOC,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ये हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, कभी भी डिक्रीज नहीं करती, हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जिसकी वजह से हमारा पीपीसी कैसा हो जाता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। कई बार पेपर में आ चुका है 1 नंबर में कि पीपीसी की जो शेप है वो कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होती है। तो तुम्हें बताना है कि पीपीसी की शेप कॉनकेव टू ओरिजिन इसलिए होती है क्योंकि एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या करती है, इंक्रीज। कैसे करती है और इसकी वजह से कॉनकेव टू ओरिजिन कैसे होता है, वो सारा मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में इलेबोरेट किया जाता है, इकोनॉमिक्स में नहीं। यहाँ पर तो तुम्हें लॉजिक समझना है बस, बाकी इस टॉपिक के बारे में आगे आएगा तो और ज्यादा समझ में आएंगी बातें। फिलहाल बी पॉइंट में लिखो, द राइजिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। द राइजिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द राइजिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ इसको ये भी कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लिख लो, द राइजिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द राइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और राइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट्स पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन, क्रिएट्स पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन, क्रिएट्स पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन। इसी की वजह से पीपीसी कैसा क्रिएट होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। अब अगर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन करो कि पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है, तो तुम्हें पहले तो ये ए पॉइंट बता देना है कॉनकेविटी की डेफिनेशन, फिर बी पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है कि इसकी वजह से होता है। 3 नंबर में अगर 2 नंबर में आता है तो तुम्हें ऐसा करना है। चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसका। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी भी कंट्री की बात करें, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, अपनी ही कंट्री की बात करते हैं। तो अपनी कंट्री के अंदर दुनिया भर के रिसोर्सेज है। अपनी कंट्री में हमारे पास ऐसी बात नहीं है कि लैंड कम है, बथेरी लैंड है, इतना एग्रीकल्चर करने के लिए खूब लैंड है। लैंड है हमारे पास, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिनरल्स है, केमिकल्स हैं, मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्स ही तो है। किसी भी काम को करने के लिए जिन चीजों की मदद ली जाती है वो चीज क्या कहलाती है, रिसोर्स। तो ये सारी चीजें रिसोर्स ही तो हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सारे रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है क्या, हमारी कंट्री का हर एक रिसोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है या वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आज भी बहुत सी लैंड ऐसी है जो बेकार पड़ी रहती है, जिस पर सालों साल एग्रीकल्चर नहीं होता है। बहुत सी लेबर ऐसी है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मजदूर जो लगातार क्या घूमते रहते हैं, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होकर घूमते रहते हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं, उनको यूज नहीं किया जाता। हर जगह देख लो, हर जगह तुम अपने अपने लेवल के हिसाब से किसी भी तरह के बिजनेस को स्टडी कर सकते हो और तुम ये देखोगे कि बहुत सारी चीजें क्या पड़ी हुई है, वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने रिसोर्सेस का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी जो क्षमता है, हमारा प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन क्या हम उस कैपेसिटी को पूरा कर पा रहे हैं, नहीं। हम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्स वेस्ट पड़े हुए। और सबसे रियल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं लेबर का।
मुझे बताओ, अगर इंडिया के अंदर सारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिली भी होती तो आज क्या भारत के अंदर कई सारे लोग बेरोजगार होते? नहीं होते। सबके पास काम करने के लिए रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में दो तरह का आउटपुट निकल कर आता है। चैप्टर का तुम्हें अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है। एक होता है हमारा एक्चुअल और एक होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक तो होता है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट और एक होता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल। देखो, एक्चुअल नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअल आउटपुट वो होता है जिसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, लैंड का इस्तेमाल करके, मशीनों का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके, हर तरह के रिसोर्स का यूज करके जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो कहलाएगा एक्चुअल, कि ये प्रोड्यूस हो रहा है वाकई में। एक्चुअल का मतलब यही होता है। और पोटेंशियल का मतलब होता है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुमने ये पीपीसी बनाया है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके तुम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो? देखो बोर्ड पे, तुम इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, बस इतना। ये चीज, ये पीपीसी मैंने बोल्ड कर दिया। तुम इतना प्रोडक्शन कर सकते हो मैक्सिमम। मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम इतना प्रोड्यूस कर पाओगे क्या कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, ना कि वो। क्या तुम उस पॉइंट के प्रोडक्शन को कभी कवर कर पाओगे? हाँ, अगर टेक्नोलॉजी में इंक्रीज होता है, रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है तो तुम कर पाओगे, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते। फिलहाल तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? ये तो ये तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी है सारे रिसोर्स इस्तेमाल करने के बाद। ये कहलाता है तुम्हारा पोटेंशियल लेवल, कि तुम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हो। इतना तभी प्रोड्यूस कर पाओगे जब तुमने अपने रिसोर्सेज का पूरा तरह से क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है। जरा सी भी लैंड वेस्ट नहीं हो रही है, जरा सी भी लेबर वेस्ट नहीं हो रही है, कोई सा भी रिसोर्स बेकार नहीं पड़ा हुआ। लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर की लेबर ऐसी रहती है जिनके पास करने के लिए काम नहीं होता और बेकार पड़ी रहती है। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो, हम कभी भी पीपीसी के ऊपर काम कर ही नहीं पाते हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया की छोड़ो, और भी दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर पीपीसी के ऊपर वर्क किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि पीपीसी के ऊपर वर्क करने का मतलब है कि तुमने अपने सारे रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अमेरिका के लिए भी नहीं है, हमारी तो बात ही क्या है। यानी कि हर एक लेस डेवलप्ड कंट्री कहां पर प्रोडक्शन करती है? पीपीसी के अंदर। बोर्ड पे देखो, पीपीसी के अंदर अगर तुम कहीं पर भी प्रोडक्शन कर रहे हो, इधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, पीपीसी के अंदर कर रहे हो, तो वो कहलाता है तुम्हारा एक्चुअल। और अगर पीपीसी से बाहर तो तुम कर ही नहीं सकते, पीपीसी के ऊपर कर रहे हो, तो वो तुम्हारा कहलाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है अपनी सारी ताकत लगा देना, अपने सारे रिसोर्स का इस्तेमाल कर लेना, अपनी पूरी लैंड का इस्तेमाल कर लेना, पूरी लेबर का इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारे देश में इतना सा भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। क्या ऐसा होता है? नहीं, बल्कि अपने देश में तो वेस्ट ज्यादा होता है और काम में कम आता है ना। तो इंडिया जैसे देश में, या फिर मैं बोलूं ऐसी कंट्री जो क्या होती हैं, लेस डेवलप्ड होती हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती जैसे कि इंडिया, वहां पर प्रोडक्शन कहां पर किया जाता है? पीपीसी के अंदर, ना कि ऊपर। तो पीपीसी के अंदर कोई सा भी पॉइंट क्या दिखाता है? एक्चुअल लेवल। और पीपीसी के ऊपर कोई सा भी पॉइंट क्या दिखाता है? पोटेंशियल लेवल। पोटेंशियल लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी। मुझे बताओ, क्या तुम इस कैपेसिटी को कर सकते हो? क्या ये तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी का पार्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्स ही नहीं है। क्या ये तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी का पार्ट है? नहीं।
पीपीसी से बाहर तो भूल ही जाओ, पीपीसी के ऊपर तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन पीपीसी से बाहर तो कर ही नहीं सकते। हाँ, पीपीसी के अंदर तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 में तुम्हें इसी की डेफिनेशन लिखनी है, पोटेंशियल। पूरा लिखना तुम, मैंने सिर्फ पोटेंशियल लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कहते नहीं है, तू अपनी पूरी ताकत लगा ले, देखते हैं तुझमें कितना पोटेंशियल है, देखते हैं तेरी कैपेसिटी है कितनी। तो वही बात कंट्री की है, तुम अपने सारे रिसोर्स लगा लो, फुल इस्तेमाल कर लो, फुल यूज कर लो अपने रिसोर्सेज का, देखते हैं तुम्हारा पोटेंशियल कितना होगा, कितना प्रोडक्शन निकल कर आएगा। तो वो कहलाता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। लिखो, इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। बताओ क्या इससे ऊपर हो सकता है क्या? क्या कोई कंट्री ऐसी है जो अपने पीपीसी से बढ़कर काम करे? नहीं। क्यों? बेचारे के पास रिसोर्स ही नहीं है, कहां से कर लेगा काम, कोई जादू थोड़ी ना है भाई। पीपीसी का मतलब ही यही होता है कि उसने अपने सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके ये प्रोड्यूस करा है, इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट वी कैन अचीव। It is the maximum level of output that we can achieve, जिसे हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। That we can achieve through efficient and full utilization। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना, किसी भी रिसोर्स को वेस्ट ना करना। फुल यूटिलाइजेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, थ्रू एफिशिएंट एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, थ्रू एफिशिएंट एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, full utilization of resources along with the given technology, along with the given technology, है ना, जो भी टेक्नोलॉजी तुम्हें दी गई है उसके हिसाब से, along with the given technology। कहने का मतलब ये कि जब तुम अपने रिसोर्सेज का फुल यूज कर लेते हो, कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर लेते हो, तो जो प्रोड्यूस होगा वो तुम्हारा कहलाएगा पोटेंशियल लेवल, कि तुमने अपनी सारी ताकत लगा ली, अब नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी देश अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं? हम एक्चुअल करते हैं। तो लिखो नंबर 2, नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियल तो वो है कि जो हम कर सकते हैं, और एक्चुअल वो है जो हम करेंगे, जो कर रहे हैं, बल्कि जो कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल, और जो प्रोड्यूस कर सकते हैं पोटेंशियल। ये हमारी मैक्सिमम है, इतना हम कर सकते हैं। करेंगे नहीं, क्योंकि कर पाएंगे ही नहीं। अगर हम ये सपना देखें भारत में कि देश के अंदर सारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जितने भी मजदूर है सबको रोजगार मिलेगा, हर कोई देखता है सपना, हर मिनिस्टर देखता है, हर साल प्रधानमंत्री देश का हर बार देखता है। क्या उसका ये सपना कभी पूरा हो पाया है? आज तक नहीं हो पाया, और शायद हो भी नहीं पाएगा। तो लिखो, यानी कि हर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड कंट्री एक्चुअल पर ही काम करती है। तो पूरा लिखना, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। ये वो आउटपुट है जिसे हम वाकई में प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं इस समय। लिखो, इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट which we are actually
It is the level of output which we are actually able to achieve. जिसे हम अचीव करने योग्य हैं या कर रहे हैं, है ना? Able to achieve, which we are able to achieve. ठीक है, एक है ना दोनों की फॉर्म में कंपैरिजन सा, एक लाइन छोड़कर है ना ये चीज बना लो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कि जो हमारा एक्चुअल होता है और जो पोटेंशियल होता है, मुझे बताना कि पोटेंशियल मैक्सिमम है ना, पोटेंशियल तुम्हारी पूरी ताकत है और एक्चुअल तुम्हारी पूरी से थोड़ी सी कम ताकत है। तो एक्चुअल हमेशा कम होता है पोटेंशियल के मुकाबले, क्योंकि पोटेंशियल तो तुम्हारा मैक्सिमम है। इससे ऊपर हो पाएगा क्या? नहीं। इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिख लो कि एक्चुअल हमेशा पोटेंशियल से क्या होता है? कम होता है। ऐसे सिंबल में लिख लो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल, है ना? इसका मतलब क्या है? एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल। मुझे बताओ क्या ये बराबर हो सकता है? एक्चुअल और पोटेंशियल बराबर हो सकता है, लेकिन ये रियल कंडीशन नहीं है कि कभी होता होगा, इसलिए वो इक्वल वाला साइन मत लगाना, बस इतना ही रहने देना। ठीक है, अब एक्चुअल और पोटेंशियल को दोनों को ग्राफ पर दिखाना है, डायग्राम पे। कई बार पेपर में आ चुका है कि कौन सा पॉइंट एक्चुअल दिखाता है और कौन सा पॉइंट पोटेंशियल दिखाता है। हालांकि तुम समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले एक पीपीसी बना लो रफली। ये बन गया हमारा पीपीसी। ठीक है, और हमने पीपीसी ले लिया ए से बी। बोर्ड पे देखो, मैं यहां पर प्रोडक्शन कर रहा हूं, सपोज मेरी तरफ से ले लो, मैंने एक पॉइंट दिखाया तुम्हें, और पॉइंट किसके ऊपर दिखाया है? ठीक पीपीसी के ऊपर पॉइंट दिखाई दे रहा है ना? मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूं, है ना? मुझे बताओ, अगर मैं पीपीसी के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मतलब पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने रिसोर्सेस का क्या कर रहा हूं? पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एरो लगाकर यहां पर लिखना है फुल यूटिलाइजेशन, है ना? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लिख लोगे? मैं बोल देता हूं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लो थोड़ा छोटा छोटा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लिख लेना। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर अपने पूरे रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये मेरी पोटेंशियल है या मेरी एक्चुअल है? पोटेंशियल का मतलब यही होता है सारी ताकत लगा देना, सारे रिसोर्स लगा देना, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, तो नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, यही पॉइंट क्या दिखा रहा है? यही पॉइंट दिखा रहा है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। इसे भी पूरा कर लेना। इसे ही बोला जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और इसे ही बोला जाता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि पीपीसी के ऊपर अगर तुम कोई सा भी पॉइंट रखते हो, तो वो हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंशियल। वो हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंशियल। अब जरा इधर देखो, मैंने तुम्हें एक पॉइंट दिया H, और एक पॉइंट दिया F, और एक पॉइंट दिया G। मुझे बताना ये तीनों पॉइंट क्या दिखा रहे हैं? देखो बोर्ड पे, अगर तुम H की बात कर रहे हो तो पीपीसी के अंदर है, F की बात कर रहे हो ये भी पीपीसी के अंदर है, और G की बात कर रहे हो तो ये भी पीपीसी के अंदर है। जब भी कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर होता है तो यूटिलाइजेशन पूरा नहीं होता, अंडर यूटिलाइजेशन होता है। फुल यूटिलाइजेशन नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन। तो थोड़ा छोटा छोटा लिख लेना भाई, अंडर पूरा लिखना है। मैंने तो बड़ा बड़ा लिखा है दिखाने के लिए, तुम लोग इतना बड़ा मत लिखना कि पूरे डायग्राम के अंदर यही लिख दो,
थोड़ा छोटा छोटा लिखना, ये लिखो अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। और बताओ यही हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल, तो ब्रैकेट में लिख लेना एक्चुअल, ठीक है। तो पीपीसी के अंदर एक्चुअल होता है और पीपीसी के ऊपर पोटेंशियल होता है, और पीपीसी के बाहर वो तो हो ही नहीं सकता। पीपीसी के बाहर तुम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। मान लो तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं और अगर कोई चीज 150 रुपए की है, तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है खर्च करने की, 100 रुपए, और कोई चीज जो है वो कितने की है, 150 रुपए की है, क्या खरीद पाओगे? नहीं, तुम्हारे पास रिसोर्स ही नहीं है। तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी थी और खरीदने के लिए जरूरत इतनी थी, ये गैप खत्म होगा? नहीं, समय के साथ साथ होगा, धीरे धीरे हो सकता है तुम्हारी इनकम अगले साल बढ़ जाए, तब ऐसा होगा, फिलहाल नहीं हो सकता, ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना भाई फटाफट से। इस एक्सिस पर दिखा देना x, और ये तुम्हारा y एक्सिस, यहां पर दिखा देना गुड 1 और यहां पर दिखा देना गुड 2, है ना, गुड 1 और गुड 2। अब कुछ बातें लिखनी है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लिखना वो बातें नोट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। अगर डायग्राम रह गया तो वीडियो पोस्ट करके डायग्राम नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, और अगर साथ साथ बना लिया तो और भी अच्छी बात है। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। तो मुझे बताओ कोई सी भी कंट्री कहां पर प्रोडक्शन करती है, पीपीसी के ऊपर या पीपीसी के बाहर? मैंने बताया था अभी, कोई भी कंट्री अपना रिसोर्स पूरा इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। एक टाइम को जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, जैसे कि अमेरिका, चाइना, शायद कर ले, शायद, अगर बहुत ही पावरफुल देश है, बहुत ही रिसोर्सफुल देश है, बहुत ही कमाल की कंट्री है, बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी है, तो शायद कर ले, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर ईच कंट्री या एवरी कंट्री, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो हर कोई पीपीसी के अंदर काम करता है या पीपीसी के ऊपर काम करता है? पीपीसी के अंदर काम करता है, रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता कोई भी, कम ही हो पाता है। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, द प्रोड्यूसर्स ऑफन ऑपरेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑफन, इसमें टी साइलेंट होता है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। द प्रोड्यूसर्स often operate at a point, the producers often operate at a point, often operate at a point inside the PPC, PPC के अंदर, ना कि ऊपर, इनसाइड द पीपीसी, इनसाइड द पीपीसी, रादर देन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, रादर देन ओन पीपीसी। द प्रोड्यूसर्स ऑफन ऑपरेट एट अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी रादर देन own PPC, rather than own PPC, ON, own PPC, है ना, मतलब PPC के ऊपर की बजाय PPC के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ऊपर नहीं करते, ठीक है। अब लिखो नंबर 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या